हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 12th का द सोल्जर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। द सोल्जर ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप जिस चैनल पे आए हैं, विश्वास रखिए कि मैं आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को समझाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। मैं प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का हिंदी भी लिख करके समझाऊंगा ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। यदि आप इंग्लिश उतना कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी समझ में आपको आ जाएगी। और वीडियो देखने के बाद आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ रिवाइज़ कर लीजिएगा एक दो बार, आपका कंप्लीट चैप्टर जो है याद हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, या यूँ कहें बकवास ना करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं। हु, सही से पढ़िएगा, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम द सोल्जर। इसका मतलब समझिए। हु मतलब होता है कौन, ठीक है जी। हैज़ कंपोज्ड, कंपोज्ड या रिटन में, रिटन मतलब होता है लिखा है या किसके द्वारा। ये पोएम मतलब होता है कविता, मतलब कौन इस कविता द सोल्जर को लिखा है जी, किसने लिखा है। तो बताइए। रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस, डब्ल्यू.एच. ऑडेन। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपर्ट ब्रूक। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हु मतलब होता है कौन, कंपोज्ड मतलब लिखा है, किसके द्वारा रचना किया गया है द सोल्जर चैप्टर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपर्ट ब्रूक। आप आंसर को यहाँ पे मिला सकते हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता है रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रूक का जो है, अब देखिए रूपर्ट ब्रूक, वॉज मतलब होता है था, बॉर्न मतलब होता है जन्म, बॉर्न मतलब होता है जन्म, मतलब रूपर्ट ब्रूक का जन्म, इन मतलब होता है में, मतलब कब हुआ था। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो है 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, यहाँ मिला सकते हैं आंसर को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। मैं एडजस्ट कर देता हूँ। कहता है रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड। डाइड मतलब होता है मृत्यु, मतलब रूपर्ट ब्रूक का जो है मृत्यु, वॉज मतलब होता है था, कब हुआ था। तो रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो जाएगा 1915, मतलब 1915 में रूपर्ट ब्रूक मर गए थे। ओके जी, इसका आंसर जो है आप मिला सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब वो डाइड, डाइड मतलब याद रखिएगा मृत्यु होता है। इसका रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु जो है 1915 ईस्वी में हुआ था। ओके जी, याद रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, कि आप देख सकते हैं। कहता है रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज डैश। अब देखिए रूपर्ट ब्रूक, इज मतलब होता है, रिमेम्बर्ड मतलब याद रखा जाता है, याद रखना, ठीक है ना। इसको रखना लिखेंगे, रखना। रूपर्ट ब्रूक को जो है याद रखा जाता है, किस कवि के रूप में याद रखा जाता है। कहता है अब बताइए। इसको जो ना वॉर पोएट कहा जाता है जी, इसको वॉर पोएट कहा जाता है। याद रखिएगा, रूपर्ट ब्रूक को वॉर पोएट कहा जाता है, युद्ध वाला कवि कहा जाता है। ये 2021 के जो है साइंस वाले पेपर और आर्ट्स वाले पेपर दोनों में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आप इसका आंसर मिला सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉर पोएट मतलब युद्ध वाला कवि, युद्ध वाला कवि, ठीक है ना जी, युद्ध वाला कवि, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं टाइम थोड़ा लेता हूँ लेकिन आपको एकदम क्लियर से बता दूंगा, ठीक है ना जी। और आप लोग थोड़ा सा पूरे ध्यान से इस ऑब्जेक्टिव को ज़रूर देखिएगा। फिर स्पीड वाला वीडियो मैं बाद में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। आप स्पीड में कहिएगा तो ऑप्शन करके, लेकिन मैं आपको समझा दूँ ताकि आप सही से समझ पाएँ। कहता है द सोल्जर इज़, द सोल्जर इज़ मतलब है, यहाँ पे टाइप पूछ रहा है। टाइप, टाइप मतलब होता है किस प्रकार का ये कविता है। तो कविता कई प्रकार का होता है। द सोल्जर का जो टाइप है ऑड नहीं है,
यहाँ पे समझिए ये सोनेट है, ये सोनेट है। अब देखिए सोनेट को समझ लीजिए, सोनेट किसको बोला जाता है? 14 लाइन वाला जो होता है ना, 14 लाइन वाला कविता यानी पोएम। 14 लाइन वाला जो पोएम होता है मेरे भाई, ये पेन सही से नहीं चल रहा है, 14 लाइन वाला जो पोएम होता है उसी को सोनेट कहा जाता है, याद रखिएगा। और द सोल्जर का टाइप जो है सोनेट है। 14 लाइन वाले कविता को हम लोग सोनेट बोलते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में आता है। और सोनेट को 2 भागों में बांटा गया है, ऑक्टेव और सेट सेट। ऑक्टेव और सेट सेट। ऑक्टेव में 8 लाइन और सेट सेट में 6 लाइन होता है जी। तो 8 6 कितना हो गया? 14 हो गया। 8 और 6 14 होता है। आगे के ऑप्शन में आएगा, याद रखिएगा, ऑक्टेव और सेस्टेट। ओके जी, इसका आंसर मिला लीजिए। द सोल्जर क्या है? सोनेट है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। रूपर्ट ब्रूक प्राइसेस। प्राइसेस मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा करना। रूपर्ट ब्रूक जो है प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। अब देखिए रूपर्ट ब्रूक जो है इंग्लैंड से हैं, इसलिए वे अपने देश की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे वो पैट्रियोटिज्म दिखा रहे हैं। पैट्रियोटिज्म क्या होता है? देशभक्ति को वो क्या कर रहे हैं? देशभक्ति को दिखा रहे हैं, अपने देश की प्रशंसा करके। जैसे हम लोग नहीं होता है, कहीं भी जाते हैं तो अपने देश की तो प्रशंसा करते हैं ना, कि हम लोग इंडिया से हैं और हमारा देश बहुत ही महान है। ठीक है, अपने देश की प्रशंसा करते हैं और अपने देश को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उस मिट्टी को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। और कहा जाता है जिस मिट्टी ने आपको सींचा है उसकी सुगंध और उसकी खुशबू आपके जिस्म और जान में भरी हुई होती है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इसका आंसर याद रखिएगा, इंग्लैंड। देखिए कि यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन याद रखिएगा ये कंफर्म आंसर इंग्लैंड ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, कहता है द सोल्जर इज डैश पोएम। द सोल्जर जो है सही से समझिएगा, द सोल्जर इज डैश पोएम एक ऐसा पोएम है, बताइए लिरिकल है, सिंबॉलिक है या पैट्रियोटिज्म है? नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा पैट्रियोटिज्म हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पैट्रियोटिज्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। द सोल्जर इज डैश पोएम। द सोल्जर जो है इज मतलब है, पोएम मतलब कविता। द सोल्जर कैसा कविता है? तो याद रखिएगा ये सिंबॉलिक नहीं है, लिरिकल नहीं है, और ये है पैट्रियोटिज्म, एक देशभक्ति वाला कविता है। अब देखिए यहाँ जो जब इस कविता को पढ़ेंगे, इस कविता में जो है कवि इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, इंग्लैंड की तारीफ करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से दिख रहा है कि अपने देश से वो प्रीत को दिखा रहा है, अपने देश से मोहब्बत को दिखा रहा है। ठीक है ना जी? तो इसलिए ये पैट्रियोटिज्म वाला कविता है, मतलब देशभक्ति वाला कविता है। ठीक है ना? याद रखिएगा ये देशभक्ति वाला कविता है। इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। ये 2023 के पेपर में, यहाँ देखिए इधर देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पूछा गया है, कि बार बार बोलने से क्या होगा कि टाइम थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, कहता है द सोल्जर इज डैश पोएम। द सोल्जर इज, ये कैसा पोएम है जी? ये भी पूछा गया। ये बताइए मैच्योर है, वॉर है, लव है, हैप्पी है? देखिए ये वॉर पोएम है। इसमें युद्ध के बारे में बताया गया है, युद्ध को लेकर के चर्चा किया गया है जी, कि कभी युद्ध को लेकर के बताते हैं कि जब मैं अपने देश के लिए मर जाऊंगा और मैं जिस भूमि पे मरूंगा वो भूमि हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा जी। इसका आंसर आपका 8 का ऑप्शन बी, आप मिला सकते हैं आंसर को। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, कहता है A pulse in the internal mind, a pulse in the internal mind no less is written by। अब देखिए a pulse in the internal mind no less is written by, मतलब कभी इस लाइन में कहना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में जो विचार आता है, मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है, मैं अपने दिमाग में बुराई को स्थान नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो ये किसने कहा था? द सोल्जर चैप्टर की ये बात है।
और इस द सोल्जर के लेखक का नाम क्या है? रूपर्ट ब्रूक। तो याद रखिएगा इस लाइन को, द इंटरनल माइंड को लेकर के जो बात कर रहा है ये रूपर्ट ब्रूक बात कर रहा है, रूपर्ट ब्रूक। तो या इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है द इमेजेस एंड प्राइसेस। देखिए इमेजेस मतलब क्या होता है? इमेजेस मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना करते हैं। प्राइसेस मतलब प्रशंसा करते हैं। ये प्राइसेस मतलब प्रशंसा करते हैं ऑफ डैश, किसका करते हैं? तो भाई ये किस चैप्टर की बात हो रही है? द सोल्जर की। सोल्जर के कवि कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड की कल्पना करते हैं, इंग्लैंड की प्रशंसा। यहाँ पे भरा जाएगा आपका इंग्लैंड, ऑप्शन हो जाएगा ए जी। रन थ्रू द बोथ द स्टेंजाज। अब कहता है जो ये जो है टोटल 33 लाइन है और 3 स्टेंजा है इस कविता में, 3 स्टेंजा याद रखिएगा, STANZA। टोटल 3 स्टेंजा है और 11 लाइन में बांटा गया है जी। तो याद रखिएगा इसका। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा स्टेंजा ये 3 स्टेंजा में बना हुआ है और 11 लाइन है। क्लियर ना जी? आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11। कहता है रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रभावित होना। पहले पढ़ लेते हैं। पैट्रियोटिज्म इन डैश फेजेस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अर्ली मिडल लेट मतलब कहता है रूपर्ट ब्रूक जो है प्रभावित हुए। ठीक है, प्रभावित हुए पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति से जो हुआ था। कब प्रभावित हुआ था? किस फेज में हुआ था? शुरुआत में या बीच में या लेट में? तो भाई अर्ली में। अर्ली मतलब होता है शुरुआत में ही जो है ये क्या हो गए थे मेरे भाई? प्रभावित हो गए। तो इसका आंसर याद रखिएगा अर्ली। ऑप्शन मतलब जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। इसका आंसर देख सकते हैं ए बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ भी गए होंगे और हिंदी याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा वर्ड को थोड़ा थोड़ा याद करते जाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आप आगे चल करके आपका वोकैब भी ठीक होता जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कि क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार किसके अनुसार? सोल्जर ये जो सोल्जर है, इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स मतलब इंग्लैंड जो है गिवन उसको दिया है। क्या दिया है? हर नेटिव्स और हर फ्लावर्स। यहाँ पे नेटिव्स का मतलब होता है निवासी। क्या होता है जी? याद रखिएगा नेटिव्स मतलब होता है निवासी। वहाँ के निवासी को मतलब क्या दिया है? वर्शिप, लव, ऑफर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा लव। ये प्यार करने के लिए दिया है। मतलब वहाँ के लोगों को जो इंग्लैंड जो है बहुत कुछ दिया है प्यार करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। द टर्म, कौन सा टर्म जी? कॉन्सिडर्ड। द टर्म कॉन्सिडर्ड मतलब होता है गुप्त, मतलब छिपा हुआ होना। स्टेंजा 4 इन द सोल्जर मतलब जो है यहाँ कॉन्सिडर्ड का मतलब छिपा हुआ होना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हिडन। बहुत स्टेंजा जो है यहाँ पे छिपे हुए हैं, इस चीज़ को लेकर के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब है। इसको याद कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो आपके माइंड पे उतना जो है ना एक बार में समझ नहीं पाइएगा, आप उसको रिवाइज करिएगा और एक आध 2 बार में आपके माइंड में वो जो है फिट हो जाएगा। ओके ना जी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब इसको देख लीजिए। कहता है द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। अब देखिए इंग्लिश हेवन की बात हो रहा है तो इंग्लिश वाले जन्नत की बात हो रहा है। तो रूपर्ट ब्रूक इंग्लिश वाले हेवन की बात करते हैं। तो ये किस चैप्टर की बात हो रही है? द सोल्जर की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द सोल्जर। ये देखिए बहुत बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखिएगा कि जहाँ मतलब ये चीज़ हेवन आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, तो ये आंसर होता है द सोल्जर चैप्टर का। ओके, इसको आप ये देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिए। कहता है रूपर्ट ब्रूक
स्पीक्स इन गाइज ऑफ डैश सोल्जर। कहता है रूपर्ट ब्रूक, स्पीक्स मतलब बोलते हैं, ठीक है। गाइज मतलब होता है भेष, गाइज मतलब होता है भेष में। किस भेष में? एन सोल्जर, किस सोल्जर के भेष में? इंग्लिश सोल्जर के भेष में। अब देखिए रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के हैं तो इंग्लिश मैन ही ना कहलाएंगे, तो इंग्लिश सोल्जर के रूप में भेष में जो है वो जो है बोलते हैं, ठीक है ना जी। ये इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ए। याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। कहता है अ सोनेट इज अ पोएम डैश लाइन। अब देखिए सोनेट कितने लाइन का कविता होता है? यहाँ पे सोनेट पूछ रहा है ना, डैश लाइन्स, लाइन्स मतलब होता है कितने लाइन्स का होता है। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था कि सोनेट जो है मेरे भाई वो होता है 14 लाइन का, 14 लाइन का। याद रखिएगा सोनेट कितने लाइन का होता है? 14 लाइन का कविता होता है, जिसको 2 भागों में बांटा होता है। एक कहलाता है ऑक्टेव, दूसरा कहलाता है सेस्टेट। नीचे पढ़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 का। चलिए 17 नंबर आप क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर में कहता है द सोल्जर इज नॉट अफेयर्ड। अफेयर्ड मतलब होता है डर, नॉट मतलब होता है नहीं। सोल्जर को डर नहीं है। किस चीज़ का डर नहीं है? या डेथ, मृत्यु का डर नहीं है। क्योंकि कभी सोचते हैं मरने के बाद जो है हम जो है इंग्लिश वाले जन्नत में चले जाएंगे, इसलिए कभी को मृत्यु का बिल्कुल ही भय नहीं है, डर नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भाई साहब बी। तो आंसर देख सकते हैं 17 का बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख सकते हैं। कहता है हर साइड्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी पर डे इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया? द सोल्जर चैप्टर से लिया गया। हर साइड्स एंड साउंड्स, ये याद रखिएगा। साइड्स मतलब होता है जगह, उसकी जो जगह है, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो ख्वाब है, ये हमें खुश कर देता है। मतलब वो कहता है कभी जब सोचते हैं कि इंग्लैंड का जब मैं ख्वाब देखता हूँ, वहाँ की जो जगह है जहाँ मैं पला बढ़ा, जहाँ मैं बड़ा हुआ, इसकी जो बात करते हैं, तो ये लाइन आपका लिया गया है द सोल्जर चैप्टर से। द सोल्जर से याद रखिएगा इसको, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख सकते हैं कि कहता है द पोएट इन द सोल्जर। ये कवि जो है, द पोएट मतलब होता है कवि, सोल्जर में जो कवि हैं कौन है जी? याद रखिएगा सोल्जर में जो कवि हैं रूपर्ट ब्रूक हैं। कहता है डिपेक्टिंग द माइजरीज ऑफ डैश। इस क्वेश्चन का मतलब सही से पहले समझ लीजिए। डिपेक्टिंग मतलब होता है चित्रित करना यानी चित्रण करना, मतलब दिखाना किसी चीज़ को। माइजरीज मतलब होता है दुख को, किसके दुख को वो दिखाते हैं, मतलब किस चीज़ के दुख को वो चित्रित कर रहे हैं इस कविता में, द सोल्जर में। भाई साहब वो वॉर के, मतलब वॉर युद्ध होता है ना, उसके दुख को बता रहे हैं। वॉर में यानी युद्ध में लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है, इंसानों का ही मतलब क्या कहता है बर्बादी होता है। अभी मैं जब अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो बात बिल्कुल सत्य था। मैं बता रहा था कि वो बोले कि इंसान तो इंसान के लिए तरक्की करता है ना, ये दुनिया इंसान को इंसान के मोहब्बत को दिखाता है, आगे बढ़ता है। तो देखिए इंसान से इंसान को मोहब्बत है, लेकिन नफ़रत भी बहुत है क्योंकि इंसान एक दूसरे से अभी तक शांति नहीं पाया है, एक अमान नहीं पाया है, सुकून नहीं मिला है। क्योंकि इंसान ने इंसान को मारने के लिए पिस्तौल, बंदूक, बम, बारूद बनाया है। कोई जानवर या कोई परिंदा, कोई पक्षी ऐसा किया है? नहीं किया। लेकिन इंसान ने इंसान को मारने के लिए ही पिस्तौल, बम, बारूद वगैरह वगैरह बनाया है। इसलिए इसके माइजरीज यानी दुख को दिखाते हैं, वॉर के दुख को दिखाते हैं। तो आंसर इसका याद रखिएगा कि ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये डी याद रखिएगा कि इसके दुख को दिखाते हैं कवि, वॉर के दुख को। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 19 का। चलिए 19 पे ज़्यादा लेक्चर हो गया जी। चलिए अगर माफ़ करिएगा, थोड़ा सा सॉरी यदि लेक्चर बड़ी हो जाए तो। यदि आपको ऐसी वीडियो पसंद नहीं हो तो कमेंट ज़रूर करिए, यदि अच्छी लगे तो आप कमेंट फिर भी करिएगा, ठीक है ना जी। आपका प्यार किसी भी तरीके से मिलना चाहिए। कहता अडस्ट, डस्ट मतलब होता है धूल या कण। हुम डैश बोर, कहता है हुम मतलब मुझे, कहता है अडस्ट, ये जो धूल है, ये कण जिसे डैश ने जन्म दिया है। शेप मतलब आकार दिया है। मेड बनाया है, किसने बनाया है? इंग्लैंड ने बनाया है। मतलब मैं जो वो कभी खुद को धूल मानते हैं
और कहते हैं मुझे इंग्लैंड ने बनाया है, मुझे इंग्लैंड ने सींचा है और इंग्लैंड ने मुझे आकार दिया है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं 20 का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहता है द सोल्जर इन द पोएम, द सोल्जर इज, सोल्जर कहाँ से है? द सोल्जर इन द पोएम, सोल्जर जो है द सोल्जर इन द पोएम, द सोल्जर इज, सोल्जर कहाँ से है? इंग्लिश है जी, इंग्लिश, इंग्लैंड से। ये क्वेश्चन कितना हलवा है जी, आप ऊपर पढ़ लेते फिर भी आप समझ में नहीं आएगा तो दुख आपको होगी, परेशानी आपको होगी। रिवाइज करते रहिए, आप समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फॉर, सही से पहले पढ़िए इसको, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो सीखेंगे क्या? कहता है माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर। यहाँ पे समझिएगा कितना अच्छा लाइन है, कभी कहा है, क्या कहा है जी? कहता है माई टंग, माई टंग मतलब होता है जबान। ये जो आपका जुबा है, जुबा, ये देखिए कलम चलता नहीं मेरी जान, जबा, मेरा जो जबा है, एवरी डैश ऑफ माई ब्लड, ब्लड मतलब होता है खून, मेरे खून का प्रत्येक, मतलब यहाँ पे समझिए मेरे खून का प्रत्येक डैश, फॉर्म मतलब बना हुआ है, फॉर्म मतलब बना है, बना है, किस चीज़ से बना हुआ है? दिस सोयल, दिस मतलब यहाँ दिस जो यूज़ किया गया है अमेरिका, यहाँ इंग्लैंड को लेकर के, इंग्लैंड के सोयल और हवा को लेकर के, मतलब मिट्टी और हवा को लेकर के, कहाँ की मिट्टी और कहाँ की हवा को लेकर के बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये तो अमेरिका की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, एटम मतलब होता है कण, तो माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक कतरा जो बना हुआ है वो मतलब इंग्लैंड की मिट्टी और हवा से बना हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा यहाँ पे भरा जाएगा एटम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन नंबर 23 को देख सकते हैं। कहता है इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, मतलब इफ़ मतलब होता है यदि, आई मतलब मैं, शुड मतलब डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली, सिर्फ सोचना, दिस माई मी, मतलब ये जो भूमि है ये मेरा हो गया। ये किस लाइन से, कहाँ, किस चैप्टर की बात कर रहा है जी? द सोल्जर चैप्टर की बात कर रहा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। कहता है द सोल्जर वॉज रिटन एंड पब्लिश ड्यूरिंग विच मेजर वॉर, किस वॉर के दौरान जो है ये सोल्जर जो है ये मतलब चैप्टर पब्लिश हुआ था, किस वॉर के दौरान? तो याद रहे, तो ये जो हुआ था मेरे भाई, ये हुआ था आपका हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये पब्लिश हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पब्लिश मतलब प्रकाशित होना, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, लिख देता हूँ मैं, ड्यूरिंग मतलब दौरान, प्रकाशित होना, ठीक है ना, रिटेन मतलब लिखा, ओके जी। कहता है हु टोल्ड मतलब किसने, कौन कहा, रूपर्ट ब्रूक, कौन कहा या किसने कहा, या किसने कहा अच्छा होगा, किसने कहा रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसम पोएट, कि बहुत ही सुंदर कवि है, मोस्ट हैंडसम पोएट का मतलब हो जाएगा बहुत ही सुंदर कवि है इंग्लैंड के, ड्यूरिंग हिज टाइम, उसके समय के जो है वो बहुत ही सुंदर कवि हैं। किस कवि ने कहा था? तो याद रखिएगा W.B. येट्स ने कहा था, इसको कहा था W.B. येट्स ने। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा विलियम बटलर येट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा W.B. येट्स ने कहा था रूपर्ट ब्रूक को कि आप वो अपने समय के बहुत सुंदर कवि में से एक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 26 को आप देख सकते हैं। कहता है इन what way does the poet considered himself connected to his country? अब इस क्वेश्चन को मतलब कहते हैं इन what way, किस मतलब माध्यम से या किस चीज़ के दौरान पोएट कंसिडर्ड हिमसेल्फ, खुद को कंसिडर्ड करते हैं, मतलब दिखा रहे हैं, क्या चीज़ दिखा रहे हैं जी? यहाँ पे सही से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसिडर्ड, खुद को समर्पित कर रहे, कनेक्ट करके, जोड़ करके दिखा रहे अपने कंट्री से। तो देशभक्ति को लेकर के किस रूप से, एक तो मेंटली रूप से भी दिखा रहे हैं कि मेरा माइंड उसी को लेकर के काम कर रहा है, और फिजिकली सैनिक के रूप में लड़ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा ऑप्शन सी, कि फिजिकली और मेंटली रूप से दोनों तरफ से अपने कंट्री से कनेक्ट होकर दिखा रहे हैं, ऑप्शन सी याद रखिएगा।
कहता है सोनेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी देखिए, अभी जस्ट मैं आपको बताया था कि सोनेट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सोनेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऑक्टेव, यहाँ से याद रखिएगा ऑक्टेव, और दूसरा आंसर हो जाएगा सेस्टेट, 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 ऑक्टेव सेस्टेट, ऑक्टेव सेस्टेट, ऑक्टेव सेस्टेट, ऑक्टेव 8 लाइन, सेस्टेट 6 लाइन, याद रखिएगा। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 को आप देख सकते हैं। कहता है आफ्टर डेथ वर्ड डज द पोएट वांट टू गो। आफ्टर मतलब होता है बाद, डेड मतलब होता है मरना। मरने के बाद वेयर डज द पोएट, कवि जो है, वांट मतलब चाहते हैं, टू गो जाना, कहाँ जाना चाहते हैं। कवि मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं? तो हेवन यानी जन्नत जाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हेवन। ठीक है जी, यहाँ पे गलत है, इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए मेरे टेब का जो है बैटरी भी लो बता रहा है, लेकिन आप लोग घबराइए मत कि लास्ट क्वेश्चन है। कहता है हाउ मेनी टाइम्स द पोइट यूज इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन द पोएम। सही से समझिएगा इस क्वेश्चन को। हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितने बार जो है पोइट कवि ने यूज़ किया है, मतलब प्रयोग किया, यूज़ मतलब प्रयोग किया है, इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन द पोएम, मतलब इंग्लिश का कितने बार प्रयोग किया है? तो 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, याद रखिएगा। इसका आंसर नहीं दिया गया, लेकिन 6 टाइम्स होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। कहता है हु इज़ द पोएम एड्रेसिंग। ये जो है कहता है हु इज़ द पोएम एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मतलब होता है संबोधित करना। सही से समझिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, पेन नहीं चल रहा भाई, ठीक है। और लास्ट भी है साल, इसके बाद लास्ट है, लास्ट नहीं, संबोधित करता है, सोल्जर ऑफ इंग्लैंड को संबोधित करता है। आंसर है तो कितना आसान है, सोल्जर ऑफ इंग्लैंड को संबोधित कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है। कहता है द पोएट कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज रिचर्ड डैश ऑफ इंग्लैंड। रिचर्ड डस्ट मानते हैं। देखिए द पोएट कंसीडर्ड मतलब मानते हैं, हिमसेल्फ खुद को, कभी खुद को जो मानते हैं, रिचर्ड डस्ट मतलब होता है धूल, कभी खुद को इंग्लैंड का धूल मानते हैं, कण मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का डी, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी मिला सकते हैं आंसर को। यहीं पे आपका चैप्टर हो गया, द एंड हो गया भाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द एंड। ओके जी, और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सारे समझ में आए हों। यदि क्वेश्चन सभी समझे हों और इससे आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो, और हमसे जो भी गलतियां हो सकता है हो जाती है शूट करने में, क्योंकि मैं कोई वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट वीडियो को मैं डालता हूँ, कुछ भी एडिट मेरे वीडियो में नहीं होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।